आज इस वीडियो में हम पार्शल फ्रैक्शन के यूज से जो इंटीग्रेशन करते हैं वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने यूजिंग बाय पार्शल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके कुछ रूल्स के ऊपर डिस्कस किया था। रूल्स को मैंने आपको समझाया था और दो एग्जाम्पल भी हमने किए थे, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने शूट कर ली थी। तो जिसने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार लिंक पर जाकर एक बार से पहले वो वीडियो जरूर देख लेंगे, ठीक। और उसमें क्योंकि मैंने पार्शल फ्रैक्शन के जो सभी डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं कि किस तरह से किस फ्रैक्शन के पार्शल फ्रैक्शन के अपॉन में जो हम एक्सप्रेशन को जो हम चूज़ करते हैं वो किस तरह से लेना है, कौन सा लीनियर फैक्टर किसके अपॉन में आना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर रिपीटेशन में है या क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर नॉन फैक्टराइज होने वाला है तो वो किसके अपॉन में आता है। ये सब मैंने अच्छी तरह से आपको इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें समझाया हुआ है। तो एक बार जाकर उसमें देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इनको सब कुछ ढंग से बताया हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो मैं एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16 कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 जो है हमारे पास पार्शल फ्रैक्शन की यूज से इंटीग्रल वाली, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 इंटीग्रल ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। दिस रेशनल फंक्शन इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर बताया था ना मैंने आपको कि जिसमें डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ग्रेटर देन होती है, नीचे की पावर बड़ी होती है। ये पावर है स्क्वायर 2 और ये 1, तो नीचे की जो टोटल पावर है वो 3 है और ऊपर की पावर यहाँ पे 1 है। तो नीचे की पावर बड़ी है ऊपर से, तो हम इसको पार्शल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो पार्शल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैंने बताया आपको। एक बार से जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें पहले, ठीक। यहाँ तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ अभी आपको, बाकी सब बातें मैंने आपको समझाई भी हैं। ये सब बातें मैंने आपको समझाई भी हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो लेट स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 13। लेट 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। तो अगर हमारा लीनियर फैक्टर रिपीटेशन वाला है, अगर हमारा लीनियर फैक्टर रिपीटेशन वाला है और इसके इंटू में कोई फैक्टर, ये वाला भी कैसा हो गया, नॉन रिपीटेशन में हो गया। तो तरीका ये बताया था कि a के अपॉन में मानोगे पहला फैक्टर a अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर a + x + 1, b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर और c अपॉन x + 3। a के अपॉन में x + 1 मतलब जो फैक्टर रिपीट है, मतलब कि फैक्टर तो ये लीनियर है मगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो a के अपॉन में इसकी सैली सिंगल पावर मानेंगे ऐसे a अपॉन x + 1, b के अपॉन में ये आएगा ऐसे स्क्वायर में और c के अपॉन में ये अगले वाला। देखो ये वाला रूल लगाया है, ये वाला कि ऊपर चाहे कुछ भी हो, अगर एक फैक्टर रिपीट है और एक नॉन रिपीट में है तो a के अपॉन में x - a, b के अपॉन में x - a का होल स्क्वायर और c के अपॉन में हमने मान लिया है इसका तीसरे वाला फैक्टर, ठीक। अब इसके बाद पार्शल फ्रैक्शन के लिए क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। मल्टीप्लाई बाई x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। जब इससे इस पूरी को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ध्यान से देखना है, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 2, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा a इंटू x + 1 तो हो जाएगा कैंसिल एक, क्योंकि देखो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई में आ रही है, समझ रहे हैं ना, ये चीज यहाँ आ रही है मल्टीप्लाई में। चाहे तो मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, क्या होगा यहाँ पर x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये वाला, ऐसे है ना, मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो जब इसके साथ ये तो आएगा और देखो ध्यान से ये ऐसे कट जाएगा कैसे, तो क्या बचेगा इधर बचेगा a इंटू x + 1 x + 3, ठीक, प्लस ऐसे ही b वाले में क्या बचेगा b इंटू, जब ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई में आएगी तो देखो ध्यान से इससे कट जाएगी ना, समझ रहे आप, आ रही होगी बात। तो यहाँ क्या बचेगा x + 3
और जब सी अपॉन एस प्लस 3 के अपोन में ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मान लेना सेकेंड। फिर आउट, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बदलने का एक दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 2 किए थे वो तरीका तो है ही पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, जो दूसरा वाला है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। पहले वाले में जो एग्जाम्पल 11 में और 12 में तो हमने जो मेथड नंबर 1 है वो सीखा था, ठीक। मेथड 2 ये होता है कि यहाँ पर आने के बाद अब हमको वैल्यू फाइंड करनी होती है ए बी की, सी की, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके हमको यहीं पे लाके पुट करनी होती है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है ए की, बी की, सी की। उसके लिए ध्यान से सुनो क्या करना है। देखो मैं यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ रहा हूँ, ठीक, उसका मैं अभी रीजन बताता हूँ कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ लाइनें। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने एग्जाम्पल 11 में और एग्जाम्पल 12 में जो तरीका लगाया था वो ये था कि ए के अपोन वाले को 0 के इक्वल पुट करो, फिर बी के अपोन वाले को 0 के इक्वल पुट करो, और फिर सी के अपोन वाले को 0 के इक्वल पुट करो, ठीक। और उस टाइम पे मैंने एग्जाम्पल 11 12 में बताया था कि जब हम ए के नीचे वाले को करते हैं ना, बाकी क्या प्रॉब्लम है, आते हैं यहाँ पर पुट करते हैं हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए के जो नीचे वाला है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या वैल्यू आएगी x की, -1। समझ में आ रही ना बात। और ये कहाँ पुट करनी होती है, सेकंड में। ए के अपोन वाला मतलब x प्लस 1 को 0, तो x की वैल्यू -1, इन कहाँ पुट करनी पड़ती है, सेकंड में। सेकंड में जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो 3 इंटू -1, और देखो जब यहाँ पर आएगा -1 तो ये 0, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 3, और जब यहाँ पर आएगा -1 c इंटू, सॉरी सी छूट गया यहाँ पे, c यहाँ पे हमारा छूट गया, c इंटू, तो ये भी 0। जब मैंने x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करी तो -3 और -2 -5, ये 0 बन गया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2b, तो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -5/2। तो देखो उन क्वेश्चंस में एग्जाम्पल 11 और 12 में मैंने बताया था कि जब हम a के नीचे वाले को 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आती है, जब b के नीचे वाले को 0 पुट करके रखेंगे तो b की वैल्यू निकल के आती है, जब c के अपोन वाले को 0 पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं तो c की ही वैल्यू निकल के आती है। मगर वो रूल कब लगता है, जब हम ये वाला फ्रैक्शन ले रहे होते हैं ना, a के अपोन s माइनस a, b के अपोन s माइनस b, जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। उसमें हमने पुट तो किया था a के नीचे वाला 0 के इक्वल, लेकिन वैल्यू किसकी निकल के आई, b वाले की। देखो ध्यान से, b की वैल्यू निकल के आई, मतलब जो इनमें हाईएस्ट पावर का होगा उसकी वैल्यू निकल के आती है। अब अगर वैल्यू तो मेरे पास तीनों की आनी चाहिए ना, ए की भी, बी की भी, सी की भी। बहुत ध्यान सुननी है बात, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ए की भी निकालनी है, बी की भी, सी की भी। मगर मैंने ए की वैल्यू निकालने की कोशिश की थी ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 लेकर, ठीक है, लेकिन निकल किसके आ गई, बी की। अब अगर मैं बी के नीचे वाले को 0 पुट करता हूँ तो यार वो तो यही बनेगा ना भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -1, तब भी ये निकल के आ गई वैल्यू। भाई फैक्टर तो दोनों सेम ही है, वैल्यू तो इससे -1 ही आ रही है, वैल्यू इससे -1 ही आ रही है। मतलब चाहे x प्लस 1 को लेकर निकाल लो, चाहे x प्लस 1 के होल स्क्वायर को लेकर निकाल लो, वैल्यू सिर्फ b की ही आएगी और यही निकल के आएगी कितनी, -5/2। मगर आने तो तीनों की है ना, ए बी सी की, कोई बात नहीं, इन दोनों का काम तो हो गया। x प्लस 1 भी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी, b की निकल गई। अब c की निकाल लेते हैं। c के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे c के अपॉन वाला x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3 इन सेकेंड। x की वैल्यू जब -3 रखोगे, x की वैल्यू कहाँ रखोगे, -3 सेकेंड में रखो, 3 इंटू -3 -2 इज इक्वल टू, जब ये -3 रखोगे ना यहाँ पे, -3 रखोगे ना यहाँ पे तो 0, -3 यहाँ पे रखा तो ये भी 0, -3 यहाँ पे रखा, -3 और +1 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9, -9 और -2 -11, 3 -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 गया अपोन में, तो c इज इक्वल टू -11/4। ये वैल्यू हमारे पास c की भी आ गई, ठीक, b भी आ गया, c भी आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है नई वाली हमारे सामने की a की वैल्यू कैसे आए, क्योंकि जब c के अपोन वाला 0 पुट किया तो c की निकल के आ गई वैल्यू। जब हमने a के नीचे वाला 0 पुट किया जब हमने a के नीचे वाले को 0 पुट किया तो वैल्यू a की भी निकल के नहीं आई, सॉरी a की नहीं, b की निकल के आई।
तो अब ये ए की कैसे आएगी, और ये प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है उन सभी क्वेश्चनों में जिनमें नीचे वाला फैक्टर एक भी स्क्वायर का आ गया, चाहे वो इस वाले स्क्वायर की फॉर्म में हो, मतलब कि अंदर वाला स्क्वायर है वो होल स्क्वायर हो, दोनों में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया रूल लगाएंगे। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, इसलिए मैं इसको टाइम लेकर आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। हमको करना क्या है, यहीं पे आके, पहले आपको ये काम नहीं करना, मैंने कर दिया, यहीं पे आके इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं आगे। कैसे, 3x - 2 मल्टीप्लाई करो इन दोनों के अंदर, एक x की x में x स्क्वायर, x की 3 में 3x और एक 1x, तो ये 4x, 1 की 3 में 3, b इंटू एक्स प्लस 3, और जब इसका फॉर्मूला खोलोगे ना, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3x - 2 मल्टीप्लाई करो ax² प्लस 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx² प्लस 2cx प्लस c, a से कर दी, इधर b से कर दी, इधर मैंने c से भी कर दी मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से क्या करना है, बहुत ध्यान से यहाँ पर ना आपको अकॉर्डिंग टू पावर के अकॉर्डिंग टर्म्स कलेक्ट करनी है। पहले सबसे हाईएस्ट पावर की, जो भी इसमें हाईएस्ट पावर की होगी, चाहे वो x² वाली हो चाहे वो x³ वाली हो, सबसे हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट पावर का देखो यहाँ पर एक तो x² है, तो ax², फिर कौन है x² का, cx², और तो कोई नहीं है x² का, पहले कौन से लोगे, स्क्वायर वाले, अब लेंगे x वाले, x वालों में 4ax, x वालों में ये रहा bx, और x वालों में ये रहा 2cx, ax² cx², 4ax bx और 2cx। अब विदाउट x, इसमें x नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें x है ही नहीं, यहाँ पे x नहीं है, तो 3a 3b और 3c, किस तरह से हमने टर्म से कलेक्ट करी है, डिसेंडिंग ऑर्डर इन x, पावर इन x, तो 3x - 2, अब इनमें से x² कॉमन लो, तो क्या बचा a प्लस c, यहाँ से x कॉमन लो, तो 4a प्लस b प्लस 2c, x कॉमन आ गया, और अब ये कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 3b प्लस c, ये सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, ये समझो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, समझो बहुत ध्यान से। जो हम मल्टीप्लाई बाई x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 ऑन बोथ साइड के बाद जो लाइन आई थी, उसके बाद आपको डायरेक्ट हर क्वेश्चन में यही लाइन करनी है, किन में, जिनमें अपोन में स्क्वायर वाला आएगा, चाहे वो इस तरह का स्क्वायर हो, चाहे वो होल स्क्वायर हो, चाहे वो जो नीचे लिखा हुआ है 5वें नंबर पर नीचे वाला स्क्वायर अंदर हो। ये काम तो बाद में करना है मुझको, ये काम ये मान लो कि मैंने भी किया भी नहीं, ये मान सकते हैं कि मैंने भी किया भी नहीं है अभी। और अब पहले इनकी पूरी मल्टीप्लाई कर लो बहुत अच्छी तरह से, डिटेल में इनके मल्टीप्लाई करो, और फिर उनको इस तरह से कलेक्ट करो पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर ली कलेक्ट करके, सपोज करते हैं कि मैंने ये काम अभी नहीं किया था, सपोज कर लो मैंने ये काम अभी नहीं किया, मैंने करना भी है, रफ कुछ नहीं है, सब करना है। अब लिखना है आपको यहाँ पर इक्वेटिंग the coefficient of like power term in x on both sides, दोनों तरफ जो x की एक जैसी पावर वाले टर्म है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर टर्म इन x, मतलब कि जो x की एक जैसी पावर वाले टर्म है दोनों तरफ, उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल रखना है। इधर कोफिशिएंट क्या है x² का, जैसे कि इधर कोफिशिएंट है x² का, क्या है इधर a प्लस c, और इधर क्या कोफिशिएंट है x² का, मतलब इक्वल टू के इधर देखना है और इधर भी देखना है। x² का कोफिशिएंट इधर तो है a प्लस c, और x² का कोफिशिएंट इधर कितना है, इधर तो कुछ नहीं है ना, तो 0 लिखेंगे। x का कोफिशिएंट इधर कितना है, x का कोफिशिएंट 4a प्लस b प्लस 2c, x का 4a प्लस b प्लस 2c, और इधर कितना है x का कोफिशिएंट 3। कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है, कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 3b प्लस c, और इधर कितनी है कांस्टेंट टर्म -2, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ध्यान से देखो,
ये मान लेते हैं कि मैंने कभी नहीं किया था, ये मान लेते हैं कि मैंने कभी नहीं किया था। पहले आपको इसी तरह से पकड़ लाना है क्वेश्चन को, इसी तरह से पहले, ये काम बाद में आएगा उसके नीचे फिर भी। तो पहले क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई, जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो जो ये क्वेश्चन बन के आई थी, उन क्वेश्चन में तो हम यही की वैल्यू फाइंड कर लेते थे ए की और बी की, मगर यहाँ पर आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी इस तरीके से, मल्टीप्लाई करके बोथ साइड इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर टर्म इन एक्स बोथ साइड, एक्स की जो एग्जैक्टिव पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट को दोनों तरफ देखकर कंपेयरिंग करके इक्वल कर देने हैं। एक्स स्क्वायर का ए प्लस सी और इधर 0, और एक्स का ये था, इधर एक्स का 3, कॉन्स्टेंट इधर ये था और इधर कॉन्स्टेंट -2। अब तुम्हारे पास सपोज करो ये 3 इक्वेशन बन के आ गई ए बी सी, और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो क्लास 9, 10th 11th से कि जितनी वैल्यू फाइंड करनी होती हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। वैल्यू फाइंड करनी है 3 ए बी सी की, तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 3 में ए तो ये हो गई ए और सी में, ए की हो गई ए बी सी में, ए की हो गई ए बी सी में। अब आपको इन तीनों को सोल्व कर लो और इन तीनों को सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने ये नहीं किया, मान लो मैंने नहीं किया, हम ऐसे करते आ रहे थे, मुझको वैल्यू फाइंड 3 करनी है ना ए बी सी की, हमको 3 वैल्यू फाइंड करनी है ना ए बी सी की, तो 3 इक्वेशन बन तो गई ए प्लस सी 4। अब इनको किसी भी तरह से एडजस्ट करके प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, इनको सोल्व कर लो और सोल्व करके वैल्यू फाइंड कर लो ए बी सी की, और वहाँ पर लाकर रख दो, आपकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। मगर प्रॉब्लम क्या आएगी कि इनको भी सोल्व करना थोड़ा आसान काम नहीं, थोड़ा उलझने वाला काम है। सोल्व तो हो जाएंगी मगर टाइम लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक आध वैल्यू, कोई भी एक आध वैल्यू, कोई भी बी की सी की अपने पुराने वाले तरीके से निकाल लेते हैं। वैल्यू चाहे यहां से निकाल लेना एबीसी की, चाहे यहां से निकाल लेना, सभी वैल्यू सेम आने वाली है, सेम आएंगी बिल्कुल। तो दोनों ही मेथड का अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है, करना ये भी है, करना वो भी है। पहले इस तरह से क्वेश्चन बना के लाएंगे, और जब अगर हमको यहाँ लगता है, अगर सुनो हमको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि भाई हम तो इनको ईजिली सोल्व कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसी और बन जाती, मान लो a - c = 2, मान लिया मैंने, मान लिया, तो फिर तो मैं इन दोनों को यहीं सोल्व कर लेता ना, इन दोनों को यहीं सोल्व कर लेता, a और c आ जाता, यहाँ रख देता तो b भी निकल जाता। लेकिन इन तीनों को सोल्व तो हो जाएंगे मगर इतना आसान नहीं है। तो हम अपनी एक वैल्यू या कोई भी दो वैल्यू अपने उस वाले मेथड से निकाल लेंगे। तो इसके बाद नीचे ये काम कर लेना है। अब आपके पास इस समझ आएगा, इसके बाद ये काम होगा। अब आपके पास बी आ चुका था ऑलरेडी, सी भी आ चुका था, अब क्या रहेगा था ए के लिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना कहीं भी, सी की वैल्यू यहाँ रख दूँ फ्रॉम थर्ड। तो अगर आप देख रहे हो फ्रॉम थर्ड में जब मैं ये वैल्यू रखूँगा ए प्लस सी की जगह ये = 0, ए और सी की जगह क्या रखा मैंने 11/4, तो ए भी कितना आ गया 11/4, ये कितना आ गया मेरे पास, ए आ गया। अब मेरे पास ए बी सी 3 वैल्यू है। अभी तक ये काम, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे हमने इंटीग्रल किया है ना, हमने इंटीग्रल नहीं किया, हम तो अभी केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, जो हमारी लगभग हो चुकी है, पार्शियल फ्रैक्शन हमारी लगभग हो चुकी है। तो किस तरह मैंने इस क्वेश्चन में एबीसी वैल्यू फाइंड करी, आने वाले क्वेश्चन में लगभग सभी में हम इसी मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक, अब एबीसी की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी पुट इन फर्स्ट में पहुंचो। फर्स्ट कितना है 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है इसमें से 11/4 इंटू x + 1 प्लस बी की कितनी है पीछे जो आई थी, बी की -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है -11/4 x + 3, -11/4 x + 1 -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू 11/4 x + 3। अब ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है, अब हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रल काम तो यहाँ पे है, तो अब क्या लिखोगे आप लोग इंटीग्रेट। और जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे कर रहा हूँ, इस बार जगह कम पड़ी ना, बड़ा क्वेश्चन था। जब इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान सुनना, इंटीग्रल 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 dx इज इक्वल टू 11/4 इंटीग्रल किसका होना है x + 1 इंटू dx। भाई इसका तो लिखोगे इंटीग्रल 11/4 x + 1 dx -5/2
-5/2 और ये बन गया कितना x प्लस 1 की पावर -2 dx और -11/4 1/x प्लस 3 dx। ठीक, ध्यान से देखो 11/4 x प्लस 1 -5/2 इसको लिख लिया हमने x प्लस 1 की पावर -2 और -11/4 x प्लस 3 और अब यहाँ पे हम लास्ट इंटीग्रल कर रहे हैं 11/4 1/x प्लस 1 का इंटीग्रल log मोड x प्लस 1 -5/2 x की पावर -2 क्या होता है, x की पावर -2 का इंटीग्रल याद करो क्या होता है, माइनस के 1/s होता है, तो माइनस तो प्लस हो गया और 1/x मतलब 1/x प्लस 1 और -11/4 1/x प्लस 3 का log x प्लस 3 प्लस c। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 11/4 log x प्लस 1 प्लस 5/2 log x प्लस, अच्छा इसने क्या किया बुक में, इन दोनों को ना, इन दोनों में से ना 11/4 कॉमन लिया, 11/4 कॉमन लिया और log m माइनस log n लगा दिया, log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n और प्लस 5/2 इंटू 1/x प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर। ठीक, तो नोट कर लो इसको तुरंत, और क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज में थोड़े बड़े बड़े से ही हैं तो बहुत ध्यान से देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कपड़ा कहाँ गया मेरा, डस्टर से कर लेते हैं, चलो नोट करो इसको। और एग्जाम्पल नंबर देखते हैं इसके बाद तुरंत 14, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है 14, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 में है कि x² इंटीग्रल x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 4 x² प्लस 1 x² प्लस 4। देखो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ना मैं कई तरीकों से कर सकता हूँ, छोटा तरीका भी है, एक बड़ा तरीका भी है, पार्शियल फ्रैक्शन में भी एक छोटा तरीका है, एक बड़ा तरीका है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का भी है। ठीक, तो क्योंकि क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही होना है तो सबसे पहले मैं आपको इसको कराता हूँ एक बहुत ही छोटे से तरीके से डायरेक्ट, क्योंकि जो डायरेक्ट वाला तरीका है ना वो सब क्वेश्चंस में तो नहीं लगता, मगर हाँ कहीं ना कहीं लग जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम, ये छोड़ो, पहले हम इसको डायरेक्ट ही करते, पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं। ठीक, देखो अगर मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो मैं क्या करता हूँ, x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 4। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, और देखो जो मैं भी करूँगा ना मैं इसको भी चेंज करूँगा, अभी मुझे कुछ समझाना है। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, कई मेथड से हो सकता है क्वेश्चन, कई मेथड से। ये बन तो रहा है ये वाला जिसमें फैक्टर नहीं होते, और जिसमें फैक्टर नहीं होते उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ax प्लस बी के अपोन में, ये तो बताया था ना, और cx प्लस डी के अपोन में ऐसे रख लेते हैं, और फिर प्रोसेस जो ही बताया आपको वही वाला सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो थोड़ी स्पेशल है, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह करूँ तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बात, वो तरीका करने से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा काम। वो तरीका क्या है, हम इसको ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ कि x² जो है वो y है, x² जो है वो कौन है, y है। ये तरीका केवल उन क्वेश्चन में लगता है, ये मेथड सिर्फ उन क्वेश्चनों में लगता है जिनमें जहां भी x लिखा हुआ है वो सेम पावर में अगर है तो लग जाएगा तुरंत, जहां भी x है वो सेम पावर में है। देखो जहां भी x है सब जगह स्क्वायर ही है, तो आप उसको कुछ एक नया वेरिएबल y या t डिफरेंशिएशन वगैरह, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे हैं मेथड, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन ईजी करने के लिए लगा रहे हैं। क्या मेथड बताया, जब भी x की जो पावर्स हैं वो सब जगह सेम दिखाई दे रही हो, जहाँ भी लिखा हुआ हो पूरा एक्सप्रेशन में, तो उसको आप y मान लो, तो तुम्हारा अब पार्शियल फ्रैक्शन पहले से काफ़ी ईजी बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4
ये आ रहे हैं लीनियर फैक्टर, ये आ रहे हैं पहले वाली फॉर्म में, और अभी ये कौन से में आ रहा था, निचले वाले में, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में, वो वाला थोड़ा बड़ा पड़ जाता है मुझे, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ए अपॉन वाई प्लस वन प्लस बी अपॉन वाई प्लस फोर, ये फर्स्ट। ठीक, अब जो तरीका बता रखा पहले वाला क्या था, वो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, मल्टीप्लाइंग किससे करनी है, वाई प्लस वन वाई प्लस फोर से ऑन कहाँ पर, बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो गया y, और इधर हो गया a इंटू वाई प्लस फोर b इंटू वाई प्लस वन, ये होगी सेकेंड। अब a के नीचे वाला जीरो पुट करो, पुट y प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस वन, इन कहाँ पर रखना है, सेकेंड में, सेकेंड में y की जगह रखोगे माइनस वन, तो y की जगह माइनस वन, और b वाला क्या बन गया, जीरो, तो चार में से एक गया तीन, तो ये बन गया 3a, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 1/3। अब लो b के नीचे वाला, b के नीचे वाला रखोगे y प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू माइनस फोर, इन कहाँ पर, सेकंड में, जहाँ y था वहाँ रखा माइनस फोर, ए वाला जीरो, तो पता ही चल गया आपको, b इंटू वाई की जगह माइनस फोर प्लस वन, तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री बी, तो b की वैल्यू क्या बन गई, 4/3, a भी आ गया b भी आ गया। द वैल्यूज ऑफ a एंड b पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द वैल्यूज ऑफ a and b put in first, so y upon y प्लस वन y प्लस फोर, जहाँ पर a है वहाँ पे क्या, माइनस के 1/3 y प्लस वन, और प्लस जहाँ पर b है वहाँ पे क्या, 4/3 y प्लस फोर, ये हमने a की भी और b की दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक, अब एक्चुअल में y था क्या, y तो एक्स स्क्वायर था ना, वापस रखो, y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस 1/3, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 4/3 y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये बताओ जहाँ जहाँ y था, जहाँ जहाँ y था वहाँ एक्स स्क्वायर हमने वापस रख दिया, और तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पहले वाला अगर लगाते तो ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी के मेथड से थोड़ा बड़ा पड़ जाता, जल्दी हो गया था। ठीक, और अब तो इसको बस इंटीग्रेट कर देना है डायरेक्ट, तो इंटीग्रेट, अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 और 1/2 का स्क्वायर। और अब इन दोनों के फॉर्मूला डायरेक्ट है, अगर याद आ रहे हो आपको, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, तो माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16।